नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी ससुराल पक्ष की निभाओ, ज़रूरतें मायके वाले पूरी क्यों करें। उस दिन लगभग 7 महीने के बाद अपने मायके से ससुराल आई थी मैं। अब तो मेरी नन्ही झुनू भी लगभग 5 महीने की हो चली थी। सासू माँ ने लपक कर झुनू को गोद में लेना चाहा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। दरअसल इतने दिनों से तो मैं अपने मायके में थी, ऐसे में मेरी गुड़िया के लिए उसके पापा को छोड़कर बाकी चेहरे अनजान लग रहे थे। इतनी बड़ी होने के बाद वह अपने ददियाल पहली बार आई थी। घर आंगन सब उसके अपरिचित चेहरे देखकर वह लगातार रोई जा रही थी। अरे मैं दादी हूँ तुम्हारी, मुझे गैरों की तरह मत देख मेरी बच्ची, मेरी सासू माँ ने कहा, जिसे सुनकर मेरी ननद बीनू भी कहने लगी, ये तो सचमुच हमें परायों की तरह देख रही है। मैंने तो शुरू में यही कहा था कि भाभी की चचगी यहीं होने दो, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अब भुगतो। जब 5 महीने तक इसने ननिहाल का ही खिलाया पिलाया है तो उनका असर इतने जल्दी कैसे समाप्त हो जाएगा। मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू हो गया था। वैसे तो जब से इस घर की बहू बनकर आई थी, ननद रानी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं रहा था। हर बात में उनके ताने उल्हाने मुझे सुनने ही पड़ते थे। बात बात में वे अक्सर मुझे यह जता देती थी कि यह घर उसका है और मेरी हैसियत एक दासी से ज़्यादा नहीं है। अगर मुझे चैन से यहाँ रहना है तो मुझे उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। उनके इस रवैये से मन बहुत दुखता था, पर सासू माँ का मेरे लिए अगाध प्रेम देखकर मैं ननद रानी का हर वार सहती चली जाती थी। पतिदेव की नौकरी दूसरे शहर में थी तो उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद भी बेमानी थी। उनसे अपनी तकलीफ़ कहती भी तो कैसे। उनके सामने तो घर में सब कुछ सामान्य ही बना रहता था। वे छुट्टियों में घर आते और अगले बार मुझे अपने साथ ले जाने का वादा करके लौट जाते। गुजरते समय के साथ मेरे माँ बनने की खबर से पूरा परिवार उत्साहित था, पर न जाने क्यों सासू माँ का चेहरा थोड़ा बुझ सा गया था। अपने मन का वहम समझकर मैं इस बात को झुठलाती रही। खैर, मैं तो इसी बात से खुश थी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर पाकर मेरी ननद का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाए, पर वहीं ढाक के 3 बात उनका रवैया मेरे प्रति रूखा ही रहा। अब तो सासू माँ का प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। मन ही मन मैं बहुत परेशान रहा करती थी। वैसे तो मेरे खान पान का विशेष ख्याल रखती थी, पर उनकी उदासी का सबब मेरी समझ से परे था। देखते देखते मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सासू माँ की छाती में अचानक बहुत तेज़ दर्द उठा। परिवार वालों के साथ साथ मैं भी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गई थी। आफन काफन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद कुछ दवाइयाँ वगैरह देकर घर पर ही आराम करने की सलाह दी। उन्हें घर लाया देखकर मैं बहुत खुश थी। हालांकि गर्भावस्था के कारण मुझे खूब उल्टियाँ होती थी, पर मैं अपने दुख दर्द भुलाकर सासू माँ की सेवा करती रही। वे बहुत जल्द सामान्य भी हो गई, पर उनके शुरुआती प्रेम से मैं महरूम ही थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने मेरे ससुर जी से मेरी जगी के लिए मुझे मायके भेजने की बात कही। उन्होंने ससुर जी से अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कहा कि उनसे यह सब कुछ नहीं संभलेगा। ससुर जी ने चुपचाप रहकर सासू माँ की बात का समर्थन किया, पर मेरी ननद बिन्नू ने इस बात का विरोध किया। उसने मेरे ससुर जी से कहा, इन दिनों माँ की तबीयत थोड़ी नासाज है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर भाभी को संभाल लेंगे। उस दिन पहली बार मुझे बिन्नू के मुंह से मेरे लिए फूल झड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं खुद भी यूँ अचानक मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ एक वर्किंग महिला थी। उन्हें घर और बाहर के काम के लिए मैंने चक्कर गिनी की तरह नाचते हुए देखा था। पापा भी नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। घर में मेरी दादी भी गठिया की मरीज थी।
ऐसे में वहाँ रहकर मैं अपनी माँ और को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे चाहने से क्या होता है, मेरे पति छुट्टियों में घर आए तो आफन ताफन में ससुर जी ने मेरे पापा से मुझे वहाँ भेजने की बात पक्की कर ली। मैंने इस बारे में अपने पति से बात भी करी थी। मुझे मत भेजो मायके, अगर यहाँ सासू माँ को मेरे रहने से दिक्कत है तो मुझे अपने साथ ले चलो, वहाँ कोई न कोई मददगार हमें मिल ही जाएगा। पर मेरे पति पर भी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी नई बहू की बातें कौन सुनता है। चूँकि मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था, हफ्ते भर के अंदर ही मुझे मेरे मायके पहुंचा दिया गया। ऐसा नहीं था कि मुझे मायके जाने का मन नहीं था, पर यहाँ मुझे किसी बात की तकलीफ़ होती पर मेरे कारण मेरी माँ और ज़्यादा परेशान हो जाए। मैं ये भी नहीं चाहती थी। खैर, खुशी का ज़बरदस्ती नकाब ओढ़े मैं अपने मायके पहुंची थी। मुझे देखकर मेरे छोटे भाई बहन बहुत खुश थे। माँ ने जब दही चीनी से मेरा मुंह मीठा कराया, खुशी के मारे मेरी आंखें छलक आई थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मेरे भरे नयन देख कर माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस सफ़र की थकान है। वो माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो न चाहते हुए भी इसे लेकर आना पड़ा। मेरे पति देव ने अपनी सफाई पेश करने में लगे थे। यह भी तो अपना ही घर है जमाई बाबू। समदन जी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है ना, मिलकर आराम से सब कुछ संभाल लेंगे, माँ ने कहा। अरे आप बिल्कुल भी चिंता न करें दामाद जी। ये बुढ़िया दादी भले ही चलने फिरने में थोड़ी लाचार हो गई है, पर बैठे बैठे भी बहुत काम निपटा सकती है। मेरी दादी ने भी अपनी बातों से मेरी माँ का समर्थन किया। माँ और दादी का असीम प्यार देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। मेरे घर पर 2 दिन रुकने के बाद मेरे पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए। मेरी माँ पर घर और स्कूल की दोहरी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी भी जवाबदेही आ पड़ी। खैर, माँ तो माँ ही होती है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और उनके चेहरे पर सिकन तक भी नहीं आती थी। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी। उल्टियाँ होने की वजह से शरीर में सुस्ती बनी रहती थी। मैं चाहकर भी घर के काम में माँ की मदद नहीं कर पाती थी। छोटे भाई बहन भी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। ऐसे में मेरा इस साल में मायके आना मुझे खुद को रास नहीं आ रहा था। मुझे सासू माँ और अपने पति पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे इस हाल में अचानक मेरे मायके पहुंचा दिया था। समय निबोध गति से गुजरता रहा। मेरी चचगी का समय धीरे धीरे पास आने लगा था। चूँकि मेरी माँ सारा दिन घर पर नहीं रह सकती थी, उन्होंने मेरी देखरेख के लिए मेरी मौसी को बुला लिया था। बीच बीच में फ़ोन के जरिए सासू माँ मेरा हाल पूछ लिया करती थी। पतिदेव भी कुछ दिनों के अंतराल में आकर मुझसे मिल लिया करते थे। वे लोग चाहे कितना भी प्यार कर ले, पर अंदर से मेरा मन ससुराल। 7वें महीने में मैं मायके आई थी तो 9वां महीना बहुत जल्दी शुरू हो गया था। पूरे मायके वालों की जान इसी में ही अटकी हुई थी। सुबह से रात तक सब मेरी ही तीमारदारी में लगे रहते थे। उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। परिस्थिति को भांपते ही माँ ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया और मेरे ससुराल वालों तक मेरी स्थिति की जानकारी पहुँचा दी। ठीक मध्य रात्रि में मेरी नन्ही परी का पदार्पण हो गया। मैं तमाम दुख भूलकर अपनी गोद में अपनी ही परछाई को निहार रही थी। चौथी पीढ़ी की प्रथम संतान को पाकर सब बेहद खुश थे। बधाई देने वालों का तांता लग गया था। बिटिया मुबारक हो बेगम साहिबा। अचानक भीड़ से निकलकर पतिदेव ने गुलाब का फूल मेरी ओर बढ़ाया। उन्हें अचानक आया देख मेरी आंखें छलक आई थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मेरे घर आने के बाद पतिदेव फिर आने का वादा करके लौट गए थे। कुछ दिनों बाद घर में बिटिया के जन्म उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन हुआ था। इस समारोह में मेरे पति के साथ साथ मेरा पूरा ससुराल परिवार शामिल हुआ था। सब नई पीढ़ी की प्रथम संतान को देखकर बहुत
खुश थे। 3-4 दिन रुकने के बाद सब वापस घर लौट गए थे। अभी तो बिटिया 1.25 महीने की भी नहीं हुई है और थोड़ी कमज़ोर भी है, तो उचित समय पर हम तुम्हें और अपनी पोती को बुला लेंगे। अब तो हमें भी इस नन्ही सी जान की बहुत याद आएगी। आते हुए सासू माँ ने कहा था तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं बेसब्री से उस उचित समय का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ के सर से दोहरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। देखते देखते मेरी झुनू बिटिया 4 महीने की हो गई थी, पर ससुराल से हमारे जाने का बुलावा नहीं आया था। अब तो बाहर वाले भी हम पर कटाक्ष करने लगे थे कि झुनू के तो अभी नाना के यहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है। वैसे बीच बीच में पतिदेव हमसे मिलने आते रहते थे, पर हमें लेकर जाने के नाम पे यही कहते कि अपनी पोती के लिए अम्मा शुभ तिथि का इंतज़ार कर रही है। आखिरकार जिस दिन जूनू 5 महीने की हो गई थी, हमारे जाने की अर्थात बच्ची के शुभ तिथि का ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरे मन को सुकून मिल गया था। वैसे सच कहूँ तो मायके में मुझे बहुत आराम मिला था। जूनू की देखभाल की चिंता भी नहीं थी, पर माँ के ऊपर अतिरिक्त बोझ से मेरा मन बहुत दुखता था। वैसे भी शादी के बाद बेटियाँ ज़्यादा दिन मायके रह जाए तो बाहर वालों के पेट में दर्द होने लगता है। आखिरकार वह उचित समय आ ही गया और मैं अपनी जूनू के साथ सबको रुलाकर अपने मायके से रुखसत हो गई। ननिहाल छोड़ते समय मुझसे ज़्यादा मेरी झुनू ही रो रही थी। उनका रोना रास्ते भर जारी रहा। अब यहाँ ददियाल पहुँचकर भी वह सबके अपरिचित चेहरे देखकर सिर्फ रोई ही जा रही थी। वह सिर्फ मुझे और अपने पापा को ही ठीक से पहचान पा रही थी। ऐसे में मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पहचान ही लेगी हमें। अरे हमारे घर का बच्चा है तो हमसे कितने दिन दूर रहेगी, सासू माँ ने खेपते हुए कहा। हमें आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था, पर हमारी झुनू अपने ददिहाल में किसी को ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। वह मन ही मन अपनी नानी, मौसी, मामा सबको याद करके ठुनकती रहती थी। मेरे पति के अपनी नौकरी पर लौटते ही मेरी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। मेरे सिवाय सिर्फ उनकी ही गोद में झुनू जाती थी। अब तो वह जितनी देर सोती उतनी देर ही मैं घर के काम कर पाती थी। इस बात को लेकर मेरी ननद रानी अक्सर घर में कलह किया करती थी, और भेजो अपनी बहू को मायके। उनके पहले भी मायके में आराम फरमा रही थी और यहाँ आने के बाद भी हम नौकरानी की तरह खड़े रहे हैं, और ये आराम से बच्ची को गोद में लिए बैठी रहती है। रोजाना यही रट्टे लगाए डायलॉग सुना कर जीना हराम करके रखा था। एक दिन घर में कोई नहीं था और सासू माँ किसी से फ़ोन पे बातें कर रही थी। बहू शब्द सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं ठिठक कर उनकी बातें सुनने लगी। मैंने जानबूझकर बहू को उसके मायके थोड़े ना भेजा था। उसे अचानक मायके भेजने के फैसले से उसकी माँ को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा, पर मैं क्या करती। मैं भी तो मजबूर थी। बीनू को तो तुम जानती ही हो। हमारे लाड प्यार के कारण वह बचपन से ही थोड़ी जिद्दी हो गई थी। रही सही कसर हमारे पड़ोसियों ने पूरी कर दी। बगल वाले जिग्नेश जी के परिवार में 4 बहुएं हैं और उनकी इकलौती बेटी कंचन बीनू की सहेली है। उनके यहाँ बहुओं की कोई इज्जत है। सास ननद के सामने उनकी हैसियत नौकरानी जैसी है। वही सब देख सुनकर तो बीनू बड़ी हुई है और वैसा ही व्यवहार वह अपनी भाभी के साथ करती है। हमने बहुत कोशिश की बेटी की शादी के पहले उनका ही विवाह कर दे, पर ये हो नहीं पाया। बहू को पूरे 9 महीने उल्टियाँ होती रही, ऊपर से बीनू का ऐसा अलक्कड़ स्वभाव। इसलिए मैंने अपने बीमारी के बहाने ही उसे उनके मायके भेज दिया। अब जैसे हाल में उसे उनके पति देवेन के साथ भी नहीं भेज सकती थी। नई जगह जाकर मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। भले ही उसकी माँ वर्किंग है, पर माँ जैसी
ममता और देखभाल और कहाँ मिल सकती थी, कहती हुई सुबक रही थी सासू माँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। मुझे माजरा थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। सासू माँ का प्यार कहीं गया नहीं था। उनकी भावनाएं मेरे ही भले के लिए कुछ पल के लिए थम सी गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य कभी झूठ की बदली में छुप जाता है। उनके बरसते ही सत्य अपने असली रूप में आ जाता है, जैसे मैंने उस पल महसूस किया। बस एक ही सवाल मेरे जहन में क्रोध रहा था, अगर मेरी जगह पर परिवार का कोई और सदस्य होता तो क्या उसे भी बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाता। जहाँ बहू को 1 घंटे भी मायके में बिताने के लिए न जाने कितनी ही मन्नतें करनी पड़ती है, वहीं ज़रूरत आने पर बिना कुछ सोचे समझे उसे मायके के सहारे छोड़ देना कहाँ तक उचित है। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।